शाम का समय था। सूरज अपनी आखिरी किरणें धरती से खींच रहा था और आसमान में नारंगी लाल रंग की स्याही फैल रही थी। गांव, जिसका नाम भीमनगर था, धीरे धीरे रात की चुप्पी में समा रहा था। गांव के छोर पर एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। वह इतना पुराना था कि गांव के सबसे बूढ़े आदमी भी उसके जन्म के बारे में नहीं जानते थे। उसकी जड़ें जमीन में नागों की तरह फैली थीं और उसकी डालियां एक भयानक छतरी की तरह फैली थीं। इस पेड़ को सब भूतिया बरगद कहते थे। कहते थे कि इस पेड़ पर एक चुड़ैल का वास है, जो भी सूरज ढलने के बाद उसके नीचे से गुजरता वह फिर कभी वापस नहीं आता। गांव में एक युवा लड़का था, राजेश। राजेश अपने दोस्तों के बीच अपनी बहादुरी के किस्सों के लिए मशहूर था। वह हमेशा गांव की कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास मानता था। एक दिन राजेश के दोस्तों ने उसे चुनौती दी। अगर तुम सच में निडर हो, उसके दोस्त सुरेश ने कहा, तो आज रात तुम उस भूतिया बरगद के पास जाओगे और वहां से एक पत्ता तोड़ कर लाओगे। सुबह हमें दिखाओगे। राजेश को अपनी बहादुरी साबित करनी थी। उसने तुरंत चुनौती स्वीकार कर ली। ठीक है, राजेश ने हंसते हुए कहा, मैं अभी जाता हूं और उस बरगद को बताता हूं कि असली भूत कौन है। रात के ठीक 12 बजे राजेश अकेले बरगद के पेड़ की ओर चल पड़ा। हवा एकदम थम चुकी थी और चारों ओर एक भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसे सिर्फ दूर से आती सियारों की आवाजें तो रही थीं। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, उसके शरीर में एक अजीब सी ठंड दौड़ गई। पेड़ की डालियां अंधेरे में डरावने हाथों जैसी लग रही थीं। राजेश ने हिम्मत जुटाई और पेड़ के तने की ओर बढ़ा। जैसे ही उसका हाथ पत्ता तोड़ने के लिए उठा, उसे लगा जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। वह चौंक कर पीछे हटा। उसने देखा, पेड़ के तने पर उसकी आंखों के सामने दो चमकती हुई लाल आंखें दिखाई दी। फिर उन आंखों के नीचे एक भयानक डरावनी मुस्कान फैल गई। एक ठंडी डरावनी आवाज गूंजी, जैसे हवा में झर घुल रहा हो, कौन हो तुम, जो मेरे आराम को तोड़ने आए हो। राजेश के पसीने छूट गए। उसके सारे हौसले हवा हो गए। वह जानता था कि यह कोई मजाक नहीं है। यह वह चुड़ैल थी जिसके बारे में कहानियां थीं। राजेश ने डर के मारे जमीन पर गिरकर गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। माफ करना, मुझे माफ कर दो, मैं तो बस। इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, एक सफेद साड़ी वाली आकृति पेड़ के तने से निकलकर बाहर आई। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें आग जैसी थीं। वह बरगद के पेड़ की डालियों के बीच हवा में तैर रही थी। बहुत हो गई तुम्हारी हिम्मत, चुड़ैल ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज अब एक भयानक हंसी में बदल गई। अब तुम मेरे हो। राजेश ने अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक चुके थे। तभी चुड़ैल ने अपना लंबा पतला हाथ उसकी ओर बढ़ाया। वह हाथ राजेश की गर्दन की ओर बढ़ रहा था। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें भीमनगर गांव पर पड़ी। सुरेश और बाकी दोस्त बरगद के पास आए, यह देखने की राजेश पत्ता लेकर आया या नहीं। उन्हें पत्ता तो नहीं मिला। उन्हें सिर्फ बरगद के तने के पास मिट्टी में धंसा हुआ राजेश का जूता मिला और पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर हवा में झूलता हुआ राजेश का लाल रंग का रुमाल। गांव वालों ने राजेश को ढूंढने की बहुत कोशिश की। उन्होंने बरगद के पेड़ के आसपास का हर कोना छान मारा, लेकिन राजेश का कोई निशान नहीं मिला। सिर्फ उसका जूता और रुमाल ही मिला था। चुड़ैल का अगला शिकार। राजेश के गायब होने के बाद भूतिया बरगद का खौफ गांव में और भी गहरा हो गया। गांव के मुखिया ने ढोल पिटवाकर ऐलान कर दिया कि कोई भी उस पेड़ के पास न जाए। लेकिन खौफ तो खौफ है और भूख तो भूख। एक हफ्ते बाद गांव का बलदेव, जो लकड़हारा था और अपने काम के लिए जंगल के गहरे हिस्सों में जाता था, अपनी बेटी की शादी के लिए लकड़ी बेचकर पैसे कमाने की जल्दी में था। उसने सुना था कि बरगद के उस पार वाले जंगल में बढ़िया लकड़ी है। एक अंधेरी रात लालच और जरूरत में अंधा बलदेव मशाल लेकर बरगद के पास से गुजरा। उसने खुद को दिलासा दिया, सब पुरानी कहानियां हैं, मुझे कुछ नहीं होगा। जैसे ही बलदेव पेड़ के पास पहुंचा, उसने जमीन पर कुछ हलचल महसूस की। बरगद की एक बड़ी मोटी जड़ अचानक जमीन से उठी और बलदेव के पैरों के चारों ओर कसने लगी। बलदेव चीखा, यह क्या है? तभी वही सफेद साड़ी वाली चुड़ैल पेड़ से उतर कर आई।
इस बार वह हवा में नहीं तैर रही थी, वह बलदेव की ओर दौड़ती हुई आई। उसके हाथों में लंबी, गंदी और नुकीली हड्डियां थीं, जैसे पंजे। तुम भी लालची हो, चुड़ैल की डरावनी, तीखी आवाज गूंजी। तुमने मेरी सीमाओं को तोड़ा। अब इस जंगल की हर चीज, यहाँ तक की लकड़ियां भी मेरी है। बलदेव डर के मारे चीखता रहा, लेकिन उसकी आवाज जंगल के सन्नाटे में दब गई। चुड़ैल ने हड्डियों वाले पंजों से उस पर हमला किया। अगले दिन गांव वालों को बरगद के तने से कुछ दूरी पर बलदेव का फटा हुआ कुर्ता मिला। उस पर खून के 3 लंबे निशान थे, जैसे किसी ने उसे बुरी तरह नोच लिया हो। गांव में एक बूढ़ी अम्मा थीं, जिनका नाम पार्वती था। वह जड़ी बूटियों की जानकार थी और गांव के सबसे पुराने रहस्यों को जानती थी। गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग पार्वती अम्मा के पास गए और उनसे मदद मांगी। अम्मा, मुखिया ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, वह चुड़ैल हम सबको खा जाएगी। राजेश गया, बलदेव गया, क्या करें? पार्वती अम्मा ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें खोली। वह कोई साधारण चुड़ैल नहीं है, अम्मा ने गंभीर आवाज में कहा। वह एक बनमोहिनी है। बरगद उसका घर नहीं, उसकी कब्र है। बरगद की जड़ें उसकी लाश को पकड़े हुए है। बरसों पहले वह एक खूबसूरत लड़की थी, जिसे इसी बरगद के नीचे धोखे से मारकर दफना दिया गया था। उसकी आत्मा बरगद में बंध गई है और अब वह अपने हर हत्यारे को ढूंढती है। और अब जो भी उसके घर बरगद में दखल देता है, उसे वह मार देती है। पार्वती अम्मा ने उन्हें चेतावनी दी, उसे रोका नहीं जा सकता क्योंकि वह बदला ले रही है। लेकिन तुम एक काम कर सकते हो। बरगद की सबसे पुरानी और सबसे मोटी जड़, जो सीधे जमीन में जा रही है, अगर तुम उसे चांदी की कील से गाड़ दो तो उसकी शक्ति कुछ समय के लिए कम हो सकती है। मगर याद रखना, उन्होंने चेतावनी दी, चांदी की कील गाड़ने वाला वापस नहीं आएगा। अब गांव के सामने एक भयानक सवाल था, कौन अपनी जान दांव पर लगाएगा? पार्वती अम्मा की चेतावनी ने पूरे गांव को सदमे में डाल दिया। यह स्पष्ट था, उन्हें किसी को बलिदान करना होगा। गांव के चौक में पंचायत बैठी। हर कोई डरा हुआ था। कोई भी परिवार अपने बेटे, पति या भाई को मौत के मुंह में भेजने को तैयार नहीं था। क्या हम यूं ही बैठे रहेंगे और एक एक करके मरते रहेंगे? मुखिया ने निराशा से पूछा। तभी भीड़ से एक आदमी आगे आया। यह था विनय, राजेश का बड़ा भाई। विनय गांव का एक सीधा साधा, मजबूत और शांत स्वभाव का किसान था। विनय की आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन एक गहरा दर्द और दृढ़ संकल्प था। मैं जाऊंगा, विनय ने धीरे लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा। राजेश मेरा छोटा भाई था। वह मेरी गलती से उस बरगद के पास गया था। अगर कोई उसे बचा नहीं सकता, तो कम से कम मैं दूसरों को बचाऊंगा। सब ने विनय को रोकने की कोशिश की। उसकी पत्नी रोने लगी, लेकिन विनय ने सबको चुप करा दिया। यह सिर्फ गांव की जिंदगी का सवाल नहीं है, यह उस चुड़ैल को चुनौती देने का सवाल है। मैं उसे शांत करके रहूंगा। अगली रात गांव ने विनय को विदाई दी। पार्वती अम्मा ने उसे एक पुरानी, चमकती हुई चांदी की कील दी, जिसे उन्होंने कई जड़ी बूटियों से शुद्ध किया था। साथ ही उन्होंने उसे एक बलिदान की मशाल भी दी, जिसकी लौ तेज हवा में भी नहीं बुझ सकती थी। रात के ठीक 2 बजे विनय हाथ में मशाल और कमर में चांदी की कील बांधकर बरगद की ओर चला। यह रात पिछली रातों से भी ज्यादा काली और भयानक थी। जैसे ही विनय बरगद के पास पहुंचा, वहां का अंधेरा और ठंडा हो गया। पेड़ की डालियां पागल हाथों की तरह हवा में हिल रही थीं, जबकि जमीन पर हवा बिल्कुल शांत थी। विनय ने हिम्मत जुटाई और पेड़ के तने के पास गया। उसने तुरंत बरगद की सबसे बड़ी और मोटी जड़ को ढूंढा, जो एक विशाल सांप की तरह जमीन में धंसी हुई थी। विनय अभी कील को जड़ पर रखने ही वाला था कि चुड़ैल जोरदार चीख के साथ उसके सामने आ गई। उसकी आंखें अब पहले से भी ज्यादा लाल और भयानक थीं। तुम फिर आए मेरे घर को तोड़ने। चुड़ैल की आवाज अब बिजली की कड़क जैसी थी। चुड़ैल ने अपने नुकीले पंजों से विनय पर हमला किया। विनय ने तुरंत अपनी मशाल को ढाल बनाकर वार रोका, लेकिन मशाल जमीन पर गिर गई। विनय और चुड़ैल के बीच भयानक संघर्ष शुरू हो गया। चुड़ैल उसे जमीन पर पटकती और विनय फिर उठ खड़ा होता। उसे पता था कि उसके पास समय नहीं है।
जब चुड़ैल ने उसे दबोचकर मारने के लिए अपनी गर्दन झुकाई, तो विनय ने अपनी पूरी ताकत लगाई। उसने जमीन पर पड़ी मशाल उठाई और उसे एक पल के लिए चुड़ैल की आंखों में दे मारा। चुड़ैल एक भयानक जलती हुई चीख के साथ पीछे हटी। यह विनय के लिए आखिरी मौका था। उसने तुरंत कमर से चांदी की कील निकाली और पूरी शक्ति के साथ उसे बरगद की सबसे मोटी जड़ पर रखकर पत्थर से ठोकना शुरू कर दिया। ठक ठक ठक। जैसे ही कील जड़ के अंदर गई, पूरा बरगद का पेड़ जोर से कांपने लगा। जमीन फटती हुई महसूस हुई। चुड़ैल अपने शरीर को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह हवा में लटक गई। उसके शरीर से सफेद धुआं निकलने लगा। वह चीख रही थी, लेकिन अब उसकी चीख में पहले जैसा बल नहीं था। जैसे ही कील पूरी तरह से जड़ में धंस गई, चुड़ैल का शरीर हवा में ही विलीन हो गया। सफेद धुआं बरगद की डालियों से होता हुआ आसमान में खो गया। अगली सुबह सूरज की रोशनी बरगद के पत्तों से छनकर जमीन पर पड़ रही थी। गांव वाले डरते डरते बरगद के पास आए। वहां कोई चुड़ैल नहीं थी, कोई चीख नहीं थी। वहां बरगद की सबसे मोटी जड़ के पास विनय बेजान पड़ा था। उसके चेहरे पर शांति थी, जैसे उसने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया हो। गांव ने विनय का अंतिम संस्कार एक नायक की तरह किया। उन्होंने जान लिया था कि विनय ने सिर्फ अपनी जान नहीं दी, बल्कि गांव को एक भयानक अभिशाप से मुक्त कराया था। उस दिन के बाद भूतिया बरगद फिर कभी भूतिया नहीं रहा। वह बस एक विशाल पुराना बरगद बनकर रह गया, जिसकी छाया में अब गांव के बच्चे खेलते थे। लेकिन गांव वाले आज भी उस बरगद के पास से गुजरते हुए विनय के बलिदान को याद करते हुए अपना सिर झुका लेते हैं।